जाओ बेटा, नीचे जाके नीचे जाओ। एक बार रिवाइज करो जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। ये लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा मैं मिटा दिया पहले। हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा? तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लो जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है? और जिस चैप्टर में लग रहा है हो जाएगा, थोड़ा सा बचा है ना, कार्डियक साइकिल बचा है, उसके बाद ईसीजी बचा है। वो तो बता ही दिया आपको, एक बार बता दिया। आज एक खत्म कर देंगे बात, ठीक है? तो एक बार आप लोग जल्दी रिवाइज करो जल्दी और फिर मैं स्टार्ट करूँगा। चलो फिर हम लोग पढ़ते हैं बेटा, कल हम लोगों ने क्या समझा था ये दिखा दीजिए। कल हम लोग जो पढ़ रहे थे, अब बोलो ना आपको, कल हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? कार्डियक साइकिल, ठीक है? तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, कार्डियक साइकिल से। बेटा बातें मत करो आप लोग। और हम लोगों ने कल मैं आपको समझा रहा था कार्डियक साइकिल क्या होता है। कार्डियक साइकिल के बारे में मैंने कहा था, कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है बेटा? हमारे जो एट्रियम होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, और वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार क्या करता है? रिलैक्स करते हैं। तो ऐसा नहीं कि चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक साथ रिलैक्स कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो किस टाइम पे कौन सा चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है, किस टाइम, कितने टाइम पे कितना टाइम लेता है, कौन सा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है,
वो एक साइकिल में चलता है। कैसे चलता है? और उस साइक्लिक अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, अगर हम एक चीज देखें यहाँ पे, यहाँ देखो मैंने कहा था अगर एक हार्ट बीट की बात करें तो एक बार होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक बार क्या होता है रिलैक्सेशन। मतलब क्या होता है? एक हार्ट बीट ही तो होता है। मैंने कहा था बेटा हमारा जो एक मिनट में हार्ट बीट होता है वो कितना होता है? 72 टाइम्स। ठीक है, आपको पता है। और अगर मैं निकालूं कि एक बार हार्ट बीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप लोग क्या करोगे बताओ? अगर हमें हार्ट बीट का टाइम निकालना है तो आप यही तो करोगे 60/72, क्योंकि 60 सेकंड होते हैं एक मिनट में और 72 बार बीट करता है। तो बेटा ये कितना आ जाएगा आप लोग बताओ? 0.8 सेकंड आ जाएगा पर हार्ट बीट। मतलब एक हार्ट बीट में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। ठीक है, मतलब एक बार हमारा हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट कर रहा है चारों चैम्बर, तो उसमें टाइम कितना लग रहा है? 0.8 सेकंड। लेकिन अगर मैं यही मैंने कहा था आप लोगों से, अगर मैं सबका अलग अलग तरीके से देखूं, अलग अलग चैम्बर का टेम्परेचर देखूं, तो मैंने कहा था अगर एट्रियम सिस्टोल होता है, जो क्या होता है बेटा? सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। तो ये टाइम तो बेटा ये कितना देता है? 0.1 सेकेंड। ऐसे बेटा बोलो मत, अगर एट्रियम डायस्टोल हो रहा है तो इसमें जो टाइम लेता है वो लेता है 0.7 सेकेंड। इसके बाद अगर हम वेंट्रिकुलर की बात करें, अगर ये सिस्टोल हो रहा है तो ये टाइम लेता है 0.3 सेकेंड। सही है। और अगर ये वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा है तो कितना टाइम लेता है? अगर डायस्टोल हो रहा है तो ये टाइम लेता है 0.5 सेकेंड। अगर हम अलग अलग चैम्बर का मैंने देख लिया कि एट्रियम डायस्टोल सिस्टोल होने में कितना टाइम लेते हैं और वेंट्रिकल डायस्टोल और सिस्टोल होने में कितना टाइम लेते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का टाइम पीरियड क्या सबका अलग अलग है। अब अगर मैं इनका टाइम पीरियड टोटल निकालूं तो कितना आता है बेटा? 1.6 सेकेंड। अगर इनका 0.8 सेकेंड बैठता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लगता कि ठीक है अपने अपने टाइम पे अपना चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं। लेकिन इनका बैठ रहा है 1.6 सेकेंड, और अगर हम देखें तो एक हार्ट बीट हो रहा है कितने सेकंड में? 0.8 सेकंड में। तो कुछ तो है यहाँ पे जो कहीं ना कहीं जॉइंट में चल रहा है, साथ में चल रहा है, या मैं बोल रहा हूँ ओवरलैप कर रहा है टाइम पीरियड किसका? एट्रियम का और वेंट्रिकल का। तो मैंने ये लिख लेना, आपको बात लिख लेना, मैंने एक चीज देखी कि हमें कैसे समझना है चीज, तो आप लोग समझ सकते हो। देखो मैं क्या करूँ, ऐसे करके बेटा आप लोग ये बताओ मुझे, अगर मैं एक हार्ट बीट का टाइम पीरियड देखूंगा तो आपको ये तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 0.8 सेकंड लगेगा। ये तो बात को आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक हार्ट बीट में मान सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक हो रही है, सही, एक हार्ट बीट, जिसमें मैं एक तरफ रख रहा हूँ एट्रियम सिस्टोल और क्या रख रहा हूँ? एट्रियम डायस्टोल। ठीक है, और इधर मैं रख दे रहा हूँ वेंट्रिकुलर डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। समझे बात कुछ? अब मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया है किसी का। ठीक है, जैसे देखो बेटा एट्रियम सिस्टोल, आप लोग बताओ ये पूरा 8 सेकंड में आ रहा है, तो अगर मैं एट्रियम सिस्टोल देखूं तो ये 0.1 सेकंड ले रहा है। कितना ले रहा है? और एट्रियम डायस्टोल कितना ले रहा है? 0.7। ये बात समझ आई आपको? समझ में आई? इसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है? 0.5 यहाँ मान लो, और जो सिस्टोल हो रहा है कितने हो रहा है? 0.3। आप लोग मुझे खाली इतना बताओ, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 0.8 हम कैसे बैठा लें। तो ऐसे बैठा सकते हैं, देखो कैसे। यहाँ पे आप लोग ये देखो, क्या बेटा ये वाला टाइम है, जो ये वाला ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकुलर, क्या इतना टाइम अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो 0.3 इधर से कम कर दो और 0.1 इधर से कम कर दो, तो कितना बचा? 0.4। तो क्या आप लोग ये बताओ, ये वाला जो टाइम है ये है 0.4 सेकेंड। कितना है बेटा? मैं यहाँ लिखूं 0.4 सेकेंड। और क्या 0.4 सेकेंड टाइम ऐसा नहीं है जिसमें एट्रियम भी डायस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है? बताओ, आप लोग बताओ।
ये टाइम क्या ऐसा नहीं है यहाँ से यहाँ तक कि जिसमें देखो वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, इतने टाइम तक एट्रियम डायस्टोल भी हो रहा है। इन्हीं है समझ में? इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल, और जो होता है 0.4 सेकेंड, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकुलर साथ साथ रिलैक्सेशन में है, रिलैक्स पोजिशन में जा रहे हैं। नहीं है समझ में? पूरा समझाऊंगा फिर को। देखो एक बात सुनो आप लोग, ये हटा दूं मैं इतना में, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से एक बार। बेटा मैंने क्या किया, पूरी बात सुनो। मैंने देखा कि हमारा जो टाइम पीरियड एक हार्ट बीट का आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.8 सेकेंड, ये तो पता है आपको। और जब मैंने चारों चैम्बर का टाइम पीरियड देखा अलग अलग कि कौन सा चैम्बर कितनी देर में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा चैम्बर कितनी देर में डायस्टोल कर रहा है, तो टाइम जो आया वो कितना आया, 1.6 सेकेंड। इसका मुझे ये पता लगा कि कहीं ना कहीं एट्रियम और वेंट्रिकल साथ साथ या तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे या फिर रिलैक्स कर रहे होंगे। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। वही 4 ही पार्ट तो बैठेंगे, एक बार एट्रियम सिस्टोल का, एक बार एट्रियम डायस्टोल का, एक वेंट्रिकल सिस्टोल, एक वेंट्रिकल डायस्टोल। अब मुझे टाइम पीरियड पता है सब चैम्बर के, तो देखो मैंने एट्रियम सिस्टोल का 0.1 सेकंड ले लिया, तो बकाया टाइम में बताओ आप लोग क्या करेगा, डायस्टोल ही करेगा। जब कोई चीज 0.4 सेकंड तक में बैठाने 0.8 सेकंड तक बैठानी है, तो अगर वो सिस्टोल 0.1 सेकंड में हो रहा है तो डायस्टोल कितने टाइम होगा, 0.7। समझिए बात। ऐसी वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड में हो रहा है तो डायस्टोल कितने होगा, 0.5। ये बात समझना है आपको। आई अब अगर मैंने दोनों का टाइम पीरियड देखा तो सही बैठ रहा है, यानी कि 8 सेकंड बैठ रहा है। इसका मतलब मैं ये समझ गया कि कहना कि चारों चैम्बर के लिंक चल रहा है। अब देखो क्या हो रहा होगा, अब इससे हमें क्या पता लगता है, काम में नहीं है हालांकि, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जब हमारा एट्रियम 0.1 सेकंड तक सिस्टोल हो रहा होगा, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, उस टाइम बताओ वेंट्रिकल क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स। और वो 0.1 के बाद एट्रियम रिलैक्स कर रहा है और साथ में देखो वेंट्रिकल रिलैक्स तो अभी भी कर रहा है यहाँ तक, और इसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो ये क्या कर रहा है इस टाइम, डायस्टोल। आया समझ में? आया। अब आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है स्टार्टिंग से 0.1 के सेकंड में, तो उस टाइम बताओ वेंट्रिकल क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स। और 0.1 के बाद तुरंत एट्रियम क्या होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स हो रहा होगा, तो उस टाइम पे वेंट्रिकल भी क्या हो रहे हैं, रिलैक्स। और फिर इसके बाद 0.5 के बाद ये हो जाएगा सिस्टोल और ये अभी भी क्या होगा, डायस्टोल। तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताओ ऐसा कितना टाइम पीरियड होता है जिसमें एट्रियम और वेंट्रिकुलर दोनों साथ साथ रिलैक्स हो रहे होते हैं, तो वो होता है 0.4 सेकेंड। देखो कैसे, 0.1 आप लोग बताओ ये सिस्टोल कर रहे हैं, डायस्टोल कर रहे हैं, तो ये तो साथ साथ नहीं हो रहे, लेकिन 0.1 के बाद यहाँ से क्या आप लोग बताओ ये भी सिस्टोल हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, वो सॉरी डायस्टोल हो रहा है, यहाँ से इसमें भी डायस्टोल करना स्टार्ट कर, ये तो कर ही रहा था पहले से, और यहाँ तक ये करेगा, कहाँ तक करेगा, तो ये टाइम पीरियड को हम ज्वाइंट डायस्टोल नहीं बोल सकते हैं क्या? एट्रियम और वेंट्रिकल साथ साथ डायस्टोल कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, ज्वाइंट डायस्टोल। तो इसका मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ बेटा ज्वाइंट डायस्टोल, और जो ज्वाइंट डायस्टोल पीरियड होता है वो कितना होता है, 0.4 सेकेंड। आया समझ में? अब देखो 0.8 कैसे बैठते हैं, अब आप बैठा लोगे। देखो ज्वाइंट डायस्टोल का टाइम पीरियड कितना है, 0.4 सेकेंड, एट्रियम सिस्टोल का 0.1 और वेंट्रिकल सिस्टोल का 0.3, टोटल कितना बैठा, 0.8। ऐसे आता है एक हार्ट बीट का टाइम पीरियड। समझ गए आप लोग? अब मैं ऐसे ही हो सकता हूँ, देखो इधर देखो, अब इधर देखो बेटा, एट्रियम सिस्टोल का 0.1 सेकेंड, इसके बाद एक वेंट्रिकल सिस्टोल कितना है, 0.3 सेकेंड, ये तो है, और ज्वाइंट डायस्टोल का टाइम पीरियड कितना है, 0.4 सेकेंड। अब बताओ ये कितना बेटा, ऐसे आता है तुम्हारा 0.8 सेकेंड। अगर हमें ये ना पता होता तो हम निकाल पाते, आपको रटा था खाली कि बेटा रटो ज्वाइंट डायस्टोल होता है 0.4 सेकेंड, एट्रियम सिस्टोल होता है 0.1, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है 0.3, रटाना पड़ता ना, लेकिन ऐसे आपको समझ गए, ठीक है ये क्या चलता है। तो ये पूरा खेल बस यही कार्डिक साइकिल है और उसमें कुछ नहीं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगर मैं ऐसे ना बनाऊं तो मैं इसको ऐसे इसको तो ऐसे बनाना पड़ेगा जिससे आपको समझ में आ जाए। वैसे एनसीईआरटी पहले डायग्राम था, है शायद नहीं है, ऐसा था, यहाँ देखो उसने ऐसे दे दिया था, उसने एक टाइम पीरियड में ऐसे लिख दिया एट्रियम सिस्टोल 0.1, इसके बाद क्या लिखा बेटा, वेंट्रिकल सिस्टोल कितना लिख दिया 0.3, और 0.4 में क्या लिख दिया
ज्वाइंट डायस्टोल, और उसने कह दिया ये हो गया तुम्हारा कार्डियक साइकिल। ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा अच्छे से इस समझ में आ रही है क्योंकि यहाँ आपको पता लग रहा है कौन सा चैम्बर किस टाइम पे क्या कर रहा है। क्लियर हुआ? तो आप लोग ये वाला मत बनाना, लेकिन आप लोग ये वाला बना दो कहीं पे। तो पहले वाला ये लिखोगे आप लोग, क्या ये लिखना है? लिखना है, लिखो जैसे फिर वो लिखो। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा कार्डियक साइकिल। ये तो मैं बता चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्शन फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी फेज। और रिलैक्सेशन फेज क्या बोलते हैं? सही से फिलिंग फेज। तो हमारा एक बार एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार रिलैक्स करेगा, ऐसे ही वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार रिलैक्स करेगा। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? तो इतना मैं डर रहा हूँ, काट लेगी और क्या करेगी यार? तो आप लोग इधर घूमोगे तो और काटेगी है ना। शांति से बैठे रहो। ये लिख लो, बता देना उन्हें। ठीक है, फिर वो स्टार्ट कर लूँगा। लिख दिया? अभी लिखना है बच्चे लोग आएगा। ठीक है, तो बहुत बता दिया करो। ये लिखो, आप लोग क्वेश्चन लगा रहे हो, लगाते रहना। ठीक है, मेहनत से।
आप लोग कार्डिक साइकिल समझ गए क्या होता है, ठीक है। तो यानी कि टोटल टाइम पीरियड कितना लगता है बेटा 0.8 सेकेंड। अगर अलग चैम्बर का देखेंगे तो कितना आएगा 1.6 सेकेंड। इसका मतलब आप लोग ऐसे बताओगे एट्रियम सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 और जॉइंट डायस्टोल 0.4, ऐसे आता है तुम्हारा 0.8 सेकेंड, ठीक है। अच्छा एट्रियम सिस्टोल में आपको लग रहा होगा सर जल्दी क्यों हो जाता है एट्रियम सिस्टोल से, क्योंकि बेटा एट्रियम के पास होता है ऐसे नोड जहां इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एकदम बहुत तेज होगी तो फट से वो कॉन्टैक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। ये वही साहब है जैसे आपने जनरेटर देखा, जनरेटर चलता है तो जो पास में बल्ब होता है वो सबसे तेज चलता है और जो सबसे दूर होता है वो थोड़ा स्लो चलता है। यहाँ पे ये जो ना अब तो जनरेटर कोई बात ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है बेटा, सीरीज में होते हैं, किसमें होते हैं, पैरेलल में होते हैं। सीरीज में होंगे तो सब एक सम बराबर देना चाहिए, तो पैरेलल में क्या होता है, अरे कनेक्शन उनका बल्ब का एक दे रहा हूँ, बल्ब का कनेक्शन सीरीज में होता है पैरेलल में होता है। अगर सीरीज में होगा तो गधो लास्ट वाला चलेगा लग नहीं, ऐसे वो झालर नहीं होती, झालर उसका हर एक बल्ब कौन से कॉम्बिनेशन में होता है। अरे पढ़ जाओगे तुम लोग, कुछ नहीं कर रहे गाली। अभी देखो सिखाएंगे आपको, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। आपने 10th में नहीं सीखा था, मुझे तो ऐसा पता है कि सीरीज सुनो सीरीज में जो होता है वो रेजिस्टेंस बढ़ता रहता है और इसका मतलब जो लास्ट में होगा उसे बहुत कम मिलेगा। और हमारा सुनो हमारा घर में जो लाइट होती है वो पैरेलल होता है, तभी तो पूरे घर में लाइट बैकग्राउंड चलती है। लेकिन मेरी बात मानना मत, मुझे पता नहीं है, कहीं दिमाग में बिठा लो, हो सकता है गलत बोलता हूँ क्योंकि मैं तो फिर करता ही नहीं ना। चलो होता होगा किसी में, इधर आ जाओ बेटा। ये समझ गए आप लोग, तो आप लोग ये समझ गए मैं आपको पूरा ये चैप्टर का पूरा यहाँ बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग किताब पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कार्डियक आउटपुट। क्या आता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है वो, तो ये सुनो पहले क्या है कार्डियक आउटपुट। ये देखो क्या है बेटा, तुम्हारा जो हार्ट है उसके वेंट्रिकल से एक बार में ब्लड निकलता है कितना 75 ml, कितना निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, अगर आपसे कोई कहे कि बताओ स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है बेटा 75 ml। मैं इसे क्या ये नहीं लिख सकता हूँ पर हार्ट बीट, एक बार मतलब एक बार में ये लिख दे रहा हूँ वन टाइम, मतलब एक टाइम में कितना करता है 75 ml, और जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ से ये पूछा जाता है कि बताओ कार्डियक आउटपुट क्या होता है। $75 ml होता है कार्डियक आउटपुट। देखो ये होता है, सुन लो पहले, सुन लो 70 ml होता है, तो 75 कहाँ बढ़ गया, पहले 75 मानो आप, 75 मानना। चलो कार्डियक आउटपुट मैं एक बार कंफर्म कर लूँ, ठीक है, तब माने ना, अभी यही मानो। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है बेटा दो मतलब दो, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट एक मिनट में कितनी होती है, यानी कि क्या लिखूंगा हार्ट बीट पर मिनट ना। अब हम लोग बताओ स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने कितना बताया और हार्ट बीट कितनी बार होता है, कितना आ जाएगा 5040 शायद कितना आएगा, तुमसे अच्छा बात मेरा 5040 ml पर मिनट। इसका मतलब हमारी बॉडी में कितना होता है, इतना ही होता है, 5 लीटर होता है।
तो 1 मिनट में हमारा पूरा हार्ट एक बार ब्लड को क्या कर देता है, पंप कर देता है। अरे कैलकुलेटर से देख लो जल्दी, 2 2 10 0। अब ऐसे कैसे कर पाऊंगा हैं? क्या ये और इतना करना है, इतना आ रहा है, करो करो, मैं कर ले रहा हूँ, कैलकुलेटर तुम्हारा है। रुक तो जाओ, 5400 आ रहा है ना। अच्छा तो सुनो आप लोग, बेटा ये 5400 ही करो, आप लोग टेंशन नहीं कर रहे। और एक आप लोग ऐसा करो, ये 70 की जगह आप लोग एवरेज करके अभी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 70 है, ठीक है। हालांकि 5 से 6 5000 से 6000 ml ब्लड होता है, तो एवरेज कितना आएगा, 5400 ml। सही है, तो 5400 ml आता है पर मिनट। और अगर आप लोग 70 ml लगाओगे तो कितना आएगा, 5040। जैसा आंसर लिखा ऑप्शन में वैसा कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ गए आप लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकाल, ये बताओ पहले, ये समझ गए कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट पर मिनट। सही है, तो 72 बार हार्ट बीट करता है। अगर 70 लगाओगे तो कितना आएगा, 5040। और अगर 75 लगाओगे तो 5040, और 70 लगाओगे तो 5040 आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, और ये निकलता है कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि हमारा 1 मिनट में, इसका मतलब पता क्या है, 1 मिनट में हमारा पूरा हार्ट एक बार ब्लड को पंप कर देता है, पूरी बॉडी की ब्लड को। सोचो 1 मिनट में, तभी तो हम लोग कुछ खाते हो अगर ब्लड में जा रही है तो 1 मिनट में पूरा ब्लड हमारा एक बार पंप हो जाएगा, समझे। और एक बार में कितना करता है बेटा, 70 ml, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ये लिख रहे हो क्या, लिखो जल्दी। ये चीजें साथ साथ लिख रहे हो, समझने वाली क्या बात है। अब तो ऐसी चीजें साथ साथ लिखो, बैठ के आराम से समझते भी रहो, लिखते भी रहो, इस टाइम वेस्ट नहीं होगा। और मैं आज ही स्टार्ट कर दूंगा वो वाला एस्केलेटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, अगर ये खत्म हो गया तो हो जाएगा। इसमें बचा नहीं है ज़्यादा, ईसीजी बचाएगा, उसके बाद खत्म है, डिसऑर्डर है बस। हालांकि मैं इतना समझाने के बाद फिर लाइन टू लाइन पढ़ाता भी हूँ तो टाइम डबल खर्च हो जाता है, वरना मैं समझाऊँ ना खाली पढ़ाऊँ तब भी समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन मैं सोचता हूँ बच्चों को थोड़ा सा अच्छे से टाइम दे दूँ। लिख लिया बेटा, ये देखो और आप लोग मेहनत करते रहो अच्छे से, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। सेवेंटी ml है तो मैंने 75 कहाँ पढ़ लिया, फिर मुझे कन्फर्म पता है 75 नहीं, वो याद नहीं रहा है, यही याद रहा है। चलो तो फिर 70 कर दो बेटा, ये काट दो बेटा, चलो तुम्हारी बात सही है, 70 लिखो और यहाँ ऐसा करो, सही है। और यहाँ कितना करना है, ठीक है, सही है। जब किताब में लिखा है तो यही मानना पड़ेगा, कहीं तुम भी मेरे दिमाग में डालो 75। चलो ये हो गया बेटा। अब दूसरा सुनो, हम लोग बात करते हैं हार्ट साउंड की। आवाज भी तो आती है हमारे हार्ट से, जब हम स्टार्ट को सुना है अपने कोई तो आपको आवाज आती होगी, लव डब लव डब। अब ऐसे आती नहीं, बता रहा हूँ ऐसे आती है, आपको तो समझ नहीं आएगी। तो एक आवाज आती है लव, ये लव वाला नहीं आप समझ रहे हो, ठीक है, हटाओ ऐसे। तो अगले हम लोग बात करते हैं हार्ट साउंड। एक आवाज आती है बेटा एंड यू लव, और एक आती है डब, सही है। लव तब आती है जब क्लोज होते हैं बॉल, कौन से, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड
और बेटा जब तब आती है जब किरण होते हैं सेमी लीनियर वॉल। बस इतना ध्यान रखना, बात खत्म, ठीक है। लब और डब, ये ध्यान रखना किससे आती है, ध्यान रखना क्लोजर से, ना कि ओपन से। कोई बच्चे सोचते हैं अरे आवाज आती है बॉल से, बात कर रहा हूँ, ओपन से नहीं आती, क्लोज से होती है। ये ऐसे ध्यान, हम लोग दरवाजा नहीं होता क्लोज करते तो आवाज आती है, खोलते तो आराम से खोल लेते हैं, क्लोज करते तेजी से, है ना, पता है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ईसीजी। क्या है बेटा, ईसीजी। ये ईसीजी क्या है तो वो समझाते हैं आपको, ठीक है। देख लिया, देख लिया। अब सुनो, हम लोग टॉपिक आता है हमारा जिसका नाम क्या है, ईसीजी। आपने बहुत इसका नाम सुना होगा ना। जैसे ही गए डॉक्टर, अगर आपने कहा कि हमारे थोड़ा हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो डॉक्टर तुरंत क्या कहता है, ईसीजी कराओ। जल्दी कंपाउंडर बुलाएगा और कहेगा ईसीजी कराओ। हमें ये नहीं पता, समझ नहीं पाते ईसीजी है क्या, है ना। तो ईसीजी क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने देखा होगा कभी कभी, आप ये तो लड़कों ने किया होगा, कोई सामान लेके जाते हो इलेक्ट्रॉनिक संभलवाने के लिए, तो वो ऐसे 2 सुइयां रखता है ऐसे, और वो एक अगर कहीं जो सही होगा वो ऐसे उठ जाएगा, वो दिखता है उसमें ना, एक मीटर लगा होता है उसमें, ऐसे उठता है, सबको पता है। तो बेटा ऐसे ही यहाँ पे आप लोग बताओ, हमारा हेड में तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, ये तो पता है आपको, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो जिस काम में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उसका तो डिफ्लेक्शन होगा उस वेव का, और जिसमें नहीं हो रहा है वो नहीं होगा। तो मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ। आप गए होगा अस्पताल में, अस्पताल में आने के बाद आपको मॉनिटर दिखा होगा सामने, कोई गंभीर पेशेंट होता है और वहाँ पे वैसे चल रही होती है, टू 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 बोलती भी है ना, पी पी भी बोलती है और चलती होती है ना। इसके ऊपर बहुत सारे डायलॉग है ना कि सीधी नहीं होनी चाहिए वरना आदमी मर जाता है हवा से हमेशा। लेकिन वो इससे नहीं जाते, हार्ट से वो ले जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ, कि हमारे जीवन में ऊपर नीचे आना चाहिए वरना कांस्टेंट जीवन तो लास्ट समान, ऐसा मानते हैं ना। चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो आप जो दुकान जाते हो वहाँ पे अस्पताल में, तो आपको ऐसा दिखता है। ये क्या है बेटा, मॉनिटर। क्या है, मॉनिटर है। अब तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं। चल सही से बना देगा तो सही से बना देता हूँ, इससे बन जाएगा ना, इससे ऐसा एक टीवी टाइप का होता है ना, सही है, ठीक। अब हट तो जाए ये, हाँ सही, ये होता है ऐसा के। और आपने देखा होगा इसमें ऐसे चलता होता है, ऐसे चलता होता है। ये एक वेव होता है, कितना होता है, एक वेव। अब बेटा आप लोग बताओ, अगर यहाँ से एक वेव हो गई तो दूसरी वेव कैसे बनेगी, फिर से वैसा ही। ऐसे चलता है, ये लगातार चलता है। तो मैंने जो बनाया है वो बनाया है यहाँ तक जो होगा, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ तक बात करूं तो ये होगा 1 हार्ट बीट। कितना होगा, 1 हार्ट बीट, ठीक है, इतना समझे। और ये लगातार ऐसी काउंटिंग चलता रहता है लगातार। अभी मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर क्या देखते हैं। ये लगातार वो ऐसा ये ग्राफ बनवाते हैं बहुत बड़ा, इसको बोलते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। और जो निकलता है उससे ग्राफ। तो देखो यहाँ पे जो ये वाला वेव होता है इसे बोलते हैं पी वेव। क्या बोलते हैं बच्चों, पी वेव। इसको बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और इस वाली को बोलते हैं टी वेव, ठीक है। ये 3 वेव होती हैं, पी वेव, क्यू आर एस और टी। एक बार क्वेश्चन बताओ, उसमें बताओ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कौन से वेव में होता है, तो क्यू आर एस में। किसी पूछ सकता है नेगेटिव साइड में किस साइड वेव में होता है, क्यू आर एस में। अब देखो कैसे पता लगाते हैं डॉक्टर, एक बार बताओ।
अगर आपका नॉर्मल हार्ट एक्टिविटी हो रही है तो इसका मतलब अगर ये वेव यहाँ तक डिफ्लेक्ट कर रही है और ये वाली कहाँ तक कर रही है, यहाँ तक, और ये वाली कहाँ तक कर रही है, यहाँ तक। बेटा आप लोग बताओ, अगर कोई हार्ट में प्रॉब्लम है, मान लिया पी वेव सही से नहीं बन रही है, क्या नहीं बन रही है, पी वेव का डिफ्लेक्शन कम आ रहा है, इसका मतलब वो समझ जाएंगे कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं हो रहा है। इससे इतना पता लगता है। अब सीधी होने पे आदमी की डेथ क्यों जाती है? बेटा आप लोग बताओ, जब सीधी कब होगी, जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी हमारे हार्ट की, तो इसका मतलब हार्ट बीट करना क्या कर दिया उसने, बंद। और कार्डियक अरेस्ट जब आ गया, हार्ट बीट बंद हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगी। सिंपल से बात है, कैसे हो जाएगी, सीधी। समझ गए? ये तब बन रही है जब आपके हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। अब इनका काम क्या है समझो। जो बेटा तुम्हारी पी वेव होती है, कौन सी वेव होती है, यहाँ देखो एक बार, जो पी वेव है ये बताती है एट्रियम डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब मैंने क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान है आपको बेटा। इसके बाद आप लोग बताओ क्यूआरएस क्या बताती है, ये बताती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है। और जो टी वेव होती है वो बताती है रीपोलराइजेशन। अच्छा ये बताओ, आपको मालूम आ रहा होगा सर ये पोलराइजेशन किसी ने बताया, क्यों बताएगा? क्योंकि पोलराइजेशन तो एक नॉर्मल स्टेट होती है ना, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती है, और ये जस्ट किसको करता है, खाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। समझ गए? इसीलिए तीन। अच्छा आप लोग रीपोलराइजेशन समझते हो? री का मतलब होता है दोबारा से, देखो कैसा होता है, सुनो सुनो, हाँ दोबारा से फिर से पोलराइजेशन में जाना। क्योंकि आपको बताया जब हमारे वेव, जब जो कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगले बढ़ती है, तो आपको बताएं हमेशा आयंस का क्या होता है, एक्सचेंजमेंट होता है। क्या होता है? अगर एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि पॉजिटिव आयन बाहर ज्यादा है और निगेटिव का है कम। अब मैं मान लो ये रिलैक्स स्टेट है, कौन सी है, रिलैक्स। रिलैक्स मतलब पोलराइज स्टेट है। जब डीपोलराइज होगा तो बाहर के आयन अंदर आएंगे और अंदर के आयन बाहर जाएंगे। डीपोलराइज हो गया। अब फिर से, अब देखो डीपोलराइज जब ऐसा हुआ तो एक्टिविटी आ रही है, देखो दोनों की आ रही है। रीपोलराइज का मतलब है कि अब फिर से जो बाहर से अंदर आए वो अंदर से बाहर जाएंगे और बाहर के अंदर आएंगे, उस कंडीशन को बोलते हैं रीपोलराइज। तो वो भी एक्टिविटी आएगी। और जो पोलराइज वाली होगी वो क्यों आएगी, क्योंकि उसमें तो कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्टिविटी है ही नहीं। समझ गए? तो ये तुम्हारा होता है ECG, जिसमें एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, और साथ में दिखाता है रीपोलराइज स्टेट। क्लियर? तो लिख लो, इसे लिखना है कुछ।
क्यों करवाते हैं? ठीक है, डॉक्टर देखने आते हैं कि आपके हार्ट बीट कैसे चल रहा है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, बेंडिंग। अब वो ऐसा नहीं छू के बता देंगे कि तुम्हारा एट्रियम नहीं, एट्रियम हल्की कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कैसे बता देंगे? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से बताएंगे। और ये पूरा वो ग्राफ में करवाते हैं 15-20 हार्ट बीट का, और वो हार्ट बीट को देखते हैं। अगर किसी में भी डिफ्लेक्शन कम है तो समझ जाएंगे हार्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर टेम्परेचर बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये सही से आ रहा है बिल्कुल वेव, तो इसका मतलब क्या है कि ठीक है, हार्ट हमारा ठीक है। तो इससे हम लोग पता लगाते हैं कि कौन डिजीज के बारे में, हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तब ऐसा करते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने देखा है बहुत सारे हॉस्पिटल में कि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर वही लगा देते हैं जिससे थोड़ा पेशेंट अच्छा लगे लेटा हुआ। अरे भाई, अगर किसी की बोन टूटी हुई है तुमने यही क्यों लगा दिया है? ये तो हार्ट बीट होना चाहिए अगर किसी को हार्ट डिजीज है। लेकिन हो सकता है उसको लगा देते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे डरावने होते हैं ना, तो उनका बार बार हार्ट बीट बढ़ रहा होता है, कम हो रहा होता है, इस चक्कर से देखने के लिए भी लगा देते हैं। ठीक है, ये डरना जाना देखते होता नहीं है कि आप लोग डर गए तब भी हार्ट बीट बढ़ जाएगी और कोई खतरा ना रहे। सही है, लगाना तो अच्छी बात है, अच्छा भी लगता है, बीपी आवाज आती है। चलो यहाँ देखो, तो ये समझ गए आप लोग बेटा, ये समझ गए। चलो अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है डबल सर्कुलेशन। क्या आता है? डबल सर्कुलेशन है, देखिए हमको भैया। ठीक है, ओके। अब हम डबल सर्कुलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या पढ़ना है हमको, देखो वैसे मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन जो नहीं बताया वो अभी बता रहा हूँ बेटा। ये मैं कई बार बताऊंगा आपको। कोई लंग से एयर आती है, कौन से नंबर में आती है? कौन से? हार्ट में आती है, मुझे पता है। हार्ट में आएगी, लेफ्ट एट्रियम में आएगी, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी, वेंट्रिकल से सेल में जाएगी, सेल से कहाँ आएगी? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से लंग्स के लिए। ये फिर बताऊं क्या? पता है सब बच्चों को, कई बार बना चुका हूँ, हालांकि मैं साइड थोड़ा सा बना दे रहा हूँ रफली ऐसे ही। देखो ये तुम्हारा हार्ट होता है, 4 चैम्बर होता है, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है? लंग्स, और ये क्या है? सेल। तो लंग्स से आएगी तो इसमें आएगी, ये कौन सी होगी? O2 वाली, यहाँ से यहाँ, यहाँ से सेल के लिए जाएगी तो ये O2 वाली, यहाँ ऑक्सीजन दे दी जाएगी, यहाँ CO2, और यहाँ से यहाँ जाएगा CO2 वाला, और यहाँ से यहाँ, और यहाँ से लंग्स के लिए जाएगा। ये बताओ सब बच्चों को रट गया है बिल्कुल? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं बहुत बार बना चुका हूँ, सही 10 बार तो बना चुका हूँ लोगों में। आपको बताऊंगा, इसे हम बोलते हैं आर्टरी और इसको बोलते हैं वेन्स, और ऊपर वाला होता है उल्टा। सही है। मेन मैंने जो नहीं बताया अभी तक वो नहीं बताया है आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस, जो आपको लग रहा है मुझे बताना चाहिए यहाँ पे डबल सर्कुलेशन में। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन, मेरे साथी लोगों को दिक्कत नहीं है, खाली लिखना है बस, आर्टरी एंड वेन्स। मतलब क्या डिफरेंस होते हैं आर्टरी और वेन्स में, वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, नहीं बेटा यहाँ पे ये समझ लेते हैं हम लोग आर्टरी और वेन्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। आप लोग ये समझ रहे हो आर्टरी क्या है, वेन्स क्या है? जो हार्ट से ब्लड को लेके जा रही है सेल तक वो आर्टरी, और जो लेके आ रही है वो वेन्स। तो मैं यहाँ पे एक तरफ लिख ले रहा हूँ आर्टरी और एक तरफ लिख ले रहा हूँ वेन्स। कुछ डिफरेंस है जो इम्पोर्टेंट है, बकाया साथ ही आपको बताइए। देखो जैसे पहला अगर मैं डिफरेंस आपको ये बता रहा हूँ कि आर्टरी में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसमें होता है? आर्टरी में। और वेन्स में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। जो आपको ना पता हो वो लिख देना डिफरेंस, बकाया जो पता है तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि अभी बातें सिंपल सी हो गई आपके लिए। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो मैंने कहा था आर्टरी जो जाती है वो जाती है हार्ट से बॉडी पार्ट। कहाँ जाती है बेटा? अच्छा, बॉडी पार्ट अगर ना लिखा हो तो यहाँ लंग्स लिखा हो, सॉरी अगर सेल लिखा हो तो कोई दिक्कत है क्या? कोई टिश्यू लिखा है तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ठीक है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बॉडी पार्ट 2 कहाँ के लिए? हार्ट के लिए। ये बच्चों को क्लियर होगा? इतना क्लियर हुआ? दूसरा देखो, जो आर्टरी होती हैं, क्या होती हैं? आर्टरी, उनका जो लिम्फ, जो मैं बोल सकता हूँ कि जो बॉल होती है, क्या होती है? थिक। क्या होती है? बॉल थिक। थिक मतलब क्या होता है? मोटी। और पता है थिक उसमें क्या होता है? ट्यूनिका मीडिया मेम्ब्रेन होती है, 3 मेम्ब्रेन से बना होता है, ट्यूनिका इंटरना,
ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया। तो कौन सी वायरिंग थिक होती है? ट्यूनिका मीडिया। और ये बेटा यहाँ पे थिन होती है, क्या होती है? बॉल थिन। समझ गए आप लोग ये वाला डिफरेंस? दूसरा ये ध्यान रखना, अगर इसका बॉल थिक है तो इसका जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन वो नैरो होता है। कैसा होता है? नैरो। तो इसका जो ल्यूमेन होता है वो होता है नैरो। नैरो मतलब छोटा। और इसका ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन लार्ज। दूसरा बेटा ये बताओ, इस पे जो प्रेशर लगता है वो कितना लगता है? 120। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और जो लगता है 120 mm ऑफ Hg। ठीक है। और यहां जो लगता है ये वेन्स पे वो लगता है डायस्टोलिक प्रेशर, जो कितना होता है? 80 mm Hg। ये समझ गए बेटा? इसके बाद और सुनो, जो आर्टरी होती हैं वो अंदर धसी हुई होती हैं, क्या बोल सकता हूं उन्हें? क्या बोलूं? एम्बेडेड टू मसल्स वैसे बोल दूं? नहीं, ऐसे धसी नहीं होती हैं, छोटी अंदर होती हैं, अंदर साइड में। अरे ऐसे कह रहा हूं, आर्टरी होती है इनर साइड, समझ जाना आप लोग क्या है। और ये होती है थोड़ी सुपरफिशियल, मतलब ऊपर होती हैं, जो हमें दिख रही है वो वेन्स हैं सारी। सही है? तो ये कैसी होती हैं? आउटर साइड। अब आउटर बाहर नहीं होती है, अंदर ही होती है। ठीक है, इसके चलो ये आप जैसी भाषा में लिखो वैसे लिख लो। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ये कुछ डिफरेंस। हाँ, एक ही डिफरेंस रह गया वो। अच्छा, बॉल आर्टरी बॉल एब्सेंट होते हैं और वेन्स में बॉल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अभी कहाँ लिखोगे? क्योंकि थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। सही है? यहाँ पे जो बॉल होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट। और बेटा यहाँ पे बॉल क्या होते हैं? प्रेजेंट। बस ये जो मेन डिफरेंस है वो आपके हो गए। और लगभग आपको इतना ही पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा कोई क्वेश्चन तो। हालांकि नीट में क्वेश्चन ऐसा आ चुका है स्टेटमेंट में, एक बार आया था, ये पूछा था थिक किसकी बॉल होती है, किसकी थिन होती है। मुझे नीट के लगभग सारे क्वेश्चन पता है कहाँ से आए हुए हैं, क्योंकि मैं 7-8 पेपर ही देख रहा हूँ। 2014 से मैं देख रहा हूँ नीट पेपर लगातार। और कौन चल रहा है? 2025। अच्छा, 25 चल रहा है ना। 9 सालों से पेपर ही देख रहा हूँ नीट का। तो ये लिख लिया आप लोगों ने बेटा? लिखो। और इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो लास्ट आता है, कौन सा? रेगुलेशन ऑफ हार्ट। हम रेगुलेट कैसे करते हैं हार्ट को, वो। बस हो गया चैप्टर ही, और क्या हो जाए इसमें? हो गया ना? हार्ट डिसऑर्डर इसमें।
लिख दिया आप लोगों ने, लिख दिया बच्चे सभी ने, ठीक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो आता है वो क्या आता है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट, कि हार्ट का रेगुलेशन कैसे होता है। तो मैंने कहा था हार्ट का रेगुलेशन दो टाइप से होता है, कितने टाइप से होता है, दो, मतलब दो टाइप से तो नहीं होता है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हार्ट हमारा दो टाइप से कंट्रोल हो सकता है। एक तो हार्ट हमारा होता है खुद से कंट्रोल, मतलब खुद से, मतलब हार्ट खुद से अपने, सही है, मायोजेनिक, अभी बताएंगे। ये लिख लिया आप लोगों ने, पहले तो हटा दो, इसे हटा दो, बचाओ तो लिख लो, ठीक। तो हम लोग अगले बोल सकते हैं कि हमारा जो रेगुलेशन ऑफ हार्ट की बात करें, तो हमारा हार्ट बेटा कैसा होता है, एक नाम आता है न्यूरोजेनिक, क्या आता है, और एक आता है मायोजेनिक। सुनो, मायोजेनिक का मतलब होता है कि आपका हार्ट किससे बना हुआ है, जो ऐसे नोड है उस वो किससे बना है, नोडल टिश्यू से, और ऐसे नोड क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट। अगर आप हार्ट को बाहर निकाल दोगे और उसे ब्लड प्रॉपर देते रहोगे तो हार्ट हमारा खुद से कॉन्ट्रैक्ट लेस करता रहेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं मायोजेनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेल्फ कंट्रोल होता है, यानी कि किससे बना हुआ है, नोडल टिश्यू होता है इसके पास, और नोडल टिश्यू से क्या होता है बेटा, ऐसे नोड बना होता है, और ऐसे नोड क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट। ठीक है, ये जनरेट कर रहा है एक्शन, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, मायोजेनिक। क्या बोल रहे हैं, न्यूरोजेनिक क्यों बोलते हैं, हमारा इसका कनेक्शन किससे होता है, ब्रेन से। क्योंकि बेटा आपका हार्ट, ये बात सही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन हमारी हार्ट बीट बढ़ती है और कम भी तो होती है, तो उसका मतलब वो कौन करता है, ब्रेन। और ब्रेन में कौन सा पार्ट करता है, ANS, जिसका नाम होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ANS के दो पार्ट होते हैं, एक होता है SNS और एक होता है PSNS। SNS मतलब को बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और PSNS को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें SNS जो करता है वो करता है हार्ट बीट इंक्रीज, और ये करता है हार्ट बीट डिक्रीज। बस ये था तुम्हारा रेगुलेशन ऑफ हार्ट। अब ये मत सोचना कि सर ये कैसे करता है, हार्ट बीट इंक्रीज भी कैसे करेगा, आपके अंदर हार्मोन सिक्रेशन करवाएगा। जैसे आपको पता है एड्रेनलिन, पता है आपको, एड्रेनल मेडुला के हार्मोन होते हैं, बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, वो क्या करते हैं, रेट ऑफ हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, सही है। तो ऐसे करवाता है हमारी हार्ट बीट को तेज। आपने देखा होगा जब एक्साइटमेंट होता है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है ना, होता है, अरे शॉक लगता है तो क्या होता है, हार्ट बीट कम हो जाती है, होता नहीं है, ऐसा लगता है भाई रुक गया हार्ट। चलो ऐसा हुआ होगा आपके साथ, हुआ है भाई, हैं, हाँ बताओ क्या, अरे बोलो बेटा, डेथ तो हो जाएगा तो पता है हमें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कभी ऐसा लगता है कि हार्ट चल रहा है बस, खाली बस लगता है, कभी कभी बहुत शौक लगा हुआ आपको तो देखना, नहीं बेटा एहसास भी होगा पूरा कि ये रुक ना जाए कहीं, ऐसा होता है जब बहुत शौक लगा हुआ, और जब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो या आपको डर वाली कंडीशन हो तो हार्ट बीट बढ़ भी जाती है, और आप कहते हो भाई हो जा कंट्रोल, वरना तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा जो बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा होता है, बोलने का मतलब माइक पे कहते बोल रहा हूँ, तो जाते नहीं स्टेज वगैरह जाते हैं, है ना, तो हार्ट बीट एकदम बढ़ जाती है। या मैं अभी किसी बच्चे से खड़ा कर दूँ, बेटा यहाँ पे आओ और कुछ बात सुनाओ यहाँ पे, तो कुछ बच्चों की क्या होगी, हार्ट बीट इतनी बढ़ जाएगी कि वो कंट्रोल करने के लिए और जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हार्ट बीट हमारा रेगुलेट किससे हो रहा है, ब्रेन से हो रहा है, सही है। तो समझ गए, लिख लो लिखो, वरना फिर हम किताब निकालते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, चैप्टर हो गया खत्म। डिसऑर्डर बच्चे, डिसऑर्डर ही बताऊंगा आपको, उसी टाइम बता दूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बेटा कल से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। आपको उसमें मैं पढ़ाऊंगा किसके बारे में, किडनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, किडनी के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और अगर एक किडनी बेच के अगर कुछ खरीदा जाए, समझ में क्या खरीदा जाए, तो सरवाइव कर जाओगे, या फिर ये बहुत ट्रेंड में चला था ना किसी टाइम कि किडनी बेच के आईफोन ले लिया, चलता ना ट्रेंड में,
या ऐसा बोलते हैं गर्लफ्रेंड ने मांगा आईफोन, लड़के ने किडनी बेच दी। तो ये पता नहीं क्यों ट्रेंड चला था। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि किडनी के बारे में अगर हम ऐसी बात करें तो फिर आईफोन को साथ में रखते हैं। और किडनी को कहते नहीं निकलवा दो, ये किडनी बेच के, बहुत लोग डायलॉग मारते हैं किडनी बेच के ये ले आएंगे, ये किडनी बेच के कर लेंगे। तो बताऊंगा कि आप लोग ये किडनी सर्वाइव कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर कहीं मन करे तो बेचना मत। हाँ बेच सकते हो, अगर आप चाहो तो। बेच नहीं सकते, डोनेट कर सकते हो किसी को, और सर्वाइव भी कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आप लोग आईफोन लेने के लिए बेच दो या कोई और कंडीशन भेज दो कि मुझे BMW खरीदनी है। मतलब कभी अगर कंडीशन ऐसा आ जाए कि डोनेट करना पड़े किसी को, कोई बहुत खास हो, तो आप लोग कर सकते हो, ये है। ठीक है, अभी हुआ नहीं था वो, हमने केस सुना होगा लालू यादव का, सुना था? लालू यादव की लड़की ने दी थी अपनी किडनी, लालू यादव को ही। अरे मंत्री था वो, तो दूसरा प्रधानमंत्री था अगली सरकार में। लालू यादव जानते नहीं आप लोग? बिहार के लालू यादव, समोसे मालूम बिहार में लालू है, ऐसा बहुत ठीक है। मुलायम सिंह के जमाने में वो बहुत अच्छी राजनीति उनका होता और आता। बेटे ये समझ गए हम लोग? तो हम लोग किताब पढ़े, बहुत अच्छी समझ रहे हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो मैं किताब में समझा दूंगा, वरना आप लोग पास चलेंगे। ठीक है, ये समझ गए आप लोग सब कुछ? चलो हटा दो से, लिख दिया सबने? लिख रहे थे ना? तो बता दो क्या बेटा, लिखो। हो गया? चलो किताब पढ़े तो ठीक है। हाँ, एक्शन पोटेंशियल से जनरेट, बहुत जल्दी लिखा है ना मैंने। एक्शन पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। कौन सा हो ये नोडल टिश्यू, और ये क्या है? सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, हो गया क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं किसकी? हम लोग बात करते हैं किताब की। ठीक है, किताब से पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। डालो से, ठीक है। और बेटा एक बात आप लोग ध्यान रखा करो, जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ करे उस दिन आप लोग एक बार आप लोग फिर भी जल्दी से क्वेश्चन लगा लिया करो, जिससे आपको पता रहे कि अभी भी मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, और आप लोग अगले दिन पूछ सकते हो उससे। वरना अभी आपने लगा हुआ तो जो वीक था वो तो भूल ही जाओगे, और जो याद भी किया है वो भी भूल जाओगे। एक बार 50 क्वेश्चन लगा लिया करो, आज बैठ के 50 क्वेश्चन लगा देना चैप्टर के, जिससे आपको लगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है, और जो पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है क्या, और क्वेश्चन हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। बाहर के लगाना मत, एनसीईआरटी लेवल के सारे क्वेश्चन लगा देना। चलो, तो ये कार्टी साइकिल में क्या लिखा है देखो बेटा। वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ कार्टी साइकिल, जो क्वेश्चन आएगा वो आप समझ जाओगे मेन। लेकिन यहाँ देख लेते हैं, बोलो मतलब कोई भी कह रहा है हाउ डज द हार्ट फंक्शन, लेट अस टेक अ लुक टू बिगिन विद ऑल द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन अ रिलैक्स स्टेट, दैट इज दे आर इन अ जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं इसको? मैंने बताया था, जब चारों चैम्बर अगर डायस्टोल स्टेज में है तो उसको बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। वो कितना टाइम होता है? 0.4 सेकंड। पता होगा आपको। कह रहा है एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल आर ओपन, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, द सेमिनल वॉल्व आर क्लोज एट दिस स्टेज। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये पूरा यहाँ तक का बोलिए, मैं एक बार बता दे रहा हूँ। कहाँ तक? यहाँ तक। ये आपको लाइन से समझ नहीं आएगा, मैं वैसे बता रहा हूँ क्या क्या कहना चाह रहा है, हालांकि बता पूरी चुका हूँ पहले ही।
बेटा ये क्या चाह रहा है, सुनो देखो ऐसे आपको अच्छे समझ में आएगा। ये कह रहा है कि अगर 4 चैम्बर है, ये हार्ट कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है। सब लोग ध्यान सुन लो एक बार, सुन लो पहले। आप लोग बताओ यहाँ पे कौन सा वॉल्व होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड और आर्टरी, और बेटा यहाँ पे कौन सा होगा, सेमिलिनर। ये पता है आपको, ये होगा सेमिलिनर, ठीक है। ये है सेमिलिनर, मान लिख देता हूँ। और ये कौन से, ट्राइकस्पिड और, अब मैं फिर पढ़ाऊंगा नहीं, समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, और यहाँ से आपको पता है बेसल्स आई है और यहाँ से भी आई है, तो पता है आपको, मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये बात। आप लोग बताओ बेटा, अगर ये वाले चैम्बर है कौन से, एट्रियम, ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। आप लोग बताओ, अगर ये वाले चैम्बर रिलैक्स फुल कंडीशन में होंगे, कहाँ होंगे, रिलैक्स। अगर ये रिलैक्स होंगे तो रिलैक्स का मतलब मैंने क्या बताया था, फिलिंग। और फिलिंग का मतलब बताओ, सेल का जो ब्लड होगा वो कहाँ आएगा, इसमें आएगा। और बेटा ये वाला ब्लड जो आएगा वो कहाँ आएगा, इधर आएगा। ये समझ में आया। और जब ये रिलैक्स कंडीशन होंगे तो आप लोग बताओ कि ये वाले बॉल बंद नहीं होंगे, बंद होंगे ना, क्लोज होंगे। और जब ये कांटेक्ट करेंगे ये वाले, तो ये वाले बॉल ओपन हो जाएंगे, ये वाले क्लोज हो जाएंगे, वरना तो ब्लड यहाँ कैसे रुक पाएगा, ऐसा में। तो ये क्या हो जाएंगे, क्लोज, और ये क्या हो जाएंगे, ओपन। जब ये कांटेक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, ये वाला ब्लड जो ऊपर वाला एट्रियम का वो वेंट्रिकल में आएगा, इसका एट्रियम का वेंट्रिकल में आएगा, मतलब ये वाले बॉल क्या हो जाएंगे, ओपन, और ये वाले हो जाएंगे क्लोज। समझ गए, ये बता रहा है वो, अब तो समझ में आ रहा है इससे। अब बेटा ये बताओ, ये वाला का चैम्बर कांटेक्ट करेंगे, यहाँ देखो, जब ये वाले चैम्बर कांटेक्ट करेंगे तो कांटेक्ट का मतलब होता है एम्प्टी स्टेज, जाएगा ब्लड, और जब जाएगा तो ये वाले तो ओपन हो जाएंगे, ये जाएगा बॉडी पार्ट के लिए, ये जाएगा लंग्स के लिए, ये ओपन हो जाएंगे, क्या ये क्लोज नहीं हो जाएंगे। अगर ये ओपन हो जाते तो गधो बैक क्लोज नहीं कर जाएगा ब्लड, तो इसका मतलब ये स्टेम पे क्या हो जाएंगे, क्लोज। समझ गए, कब ओपन होते हैं, कब क्लोज होते हैं। आप लोग ये तो लाइन से नहीं रटना है आपको, मैंने कहा था डायग्राम से याद करना, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। दूसरा बेटा हमेशा याद रखना, ये बात तो बताने वाली ही नहीं है, ये बार बार किताब यही बताया पड़ता है, बड़ी यहाँ पे भी ये बताया इसने कि अगर ये वाले चैम्बर कांटेक्ट कर रहे हैं तो सेल के लिए ब्लड जाता है, और ये वाला ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स के लिए, सही है। और जब ये वाले रिलैक्स कर रहे होंगे तो सेल का ब्लड आएगा और इधर लंग्स का आएगा, जो भी गया था। और जब ये वाले कांटेक्ट करेंगे तो इनका ब्लड यहाँ आएगा, इनका ब्लड यहाँ आएगा। अब आप लोग ये समझ गए कौन से वॉल्व कब ओपन रहेंगे, कौन कब क्लोज रहेंगे, समझ गए, बस ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अगर ये वाला कांटेक्ट करेगा तो ये वाले तो ओपन रहेंगे, ये वाले क्लोज रहेंगे, और जब ये वाला कांटेक्ट करेगा तो ये वाले क्या रहेंगे, ओपन, और ये वाले क्लोज। समझ गए, बस ये था सॉल्यूशन, ठीक है। तो आ जाओ, अब देखो यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है। हाँ लो, यहाँ पे देखो, यहाँ ये सब लिखा हुआ है, कह रहे सेमिलिनर बार क्लोज एट दिस स्टेज, एस नोट नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल which stimulate both the atria to undergo simultaneous contraction, the atrial systole। और कॉन्ट्रैक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल। ये सब समझ गए आप लोग क्या है, ये सब वही लिखा हुआ है, कब सिस्टोल करेगा, कब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा बेटा कार्डिक आउटपुट, जो मैंने बताया था, मैं कह रहा था 72 ml, आप लोग कह रहे थे 70 ml, और यहाँ वास्तव में लिखा हुआ है 70 ml, ठीक है। चलो मैं गलत हो गया, ये गलत नहीं हूँ, मैंने भी सही अच्छी तरह पढ़ा है। यहाँ देखो कह रहा है सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट व्हिच इज साइक्लिक रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डिक साइकिल एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल। और कह रहा है बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। यहाँ कह रहा है हार्ट बीट हमारा कितना टाइम है बेटा, 72 टाइम है। एक बार देखो एक अच्छे से, ये है 72 टाइम, और एक कह रहा है कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, 0.8 सेकेंड। और कह रहा है जो हमारा वेंट्रिकल पंप कितना करता है, 70 ml। अगर हमें कार्डिक आउटपुट निकालना है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है लिखा है, मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट, और हार्ट रेट का मतलब है कि कितनी बार बीट किया है 1 मिनट में, ठीक है। तो ये कितना आएगा बेटा, 5000 ml। कितना आएगा, ये कह रहा है देखो पर मिनट एंड एवरेज लिखा है, एक्यूरेट नहीं लिखा है, तो कितना होगा 5000 ml। और कह रहे हैं 5 लीटर इन हेल्थी इंडिविजुअल, द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अटर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल द हार्ट रेट देयरबाय द कार्डियक आउटपुट। समझ गए बेटा, तो यहाँ पे ये था। इसके बाद ये क्या है, लव और डब। तो देखो यहाँ क्या है,
अगर हम आवाज सुननी होती है किससे सुनते हैं? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप कौन सा होता है? जो ऐसे लगाते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टेथोस्कोप द फर्स्ट हार्ट साउंड लव, और दूसरा कौन सा होता है? डब। लव आता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के क्लोज होने से, और डब आता है आवाज कब? सेमीलुनर के क्लोज होने से। और ये लिखा है कि ये साउंड आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, यानी कि डिजीज का पता लगाने का एक तरीका होता है। आपने बहुत सारे डॉक्टर देखे होंगे, हालांकि एक्यूरेट ना बताओ, लेकिन फिर भी वो ऐसे लगा के एक बार चेक तो कर ही लेते हैं। एक बार तो मैंने डॉक्टर देखा, वो इधर हट देख रहा था, मतलब गांव का था ना, मुझे हंसी नहीं आ रही है, पता क्या है, मेरे छाला में लगा हुआ है तो दर्द हो रहा है उसमें, तो वो हार्ट बीट ही चेक कर रहा था। ये नहीं कर रहा हूँ, वो बीटिंग लगाते हैं, मुझे पता है, पता नहीं क्या देख रहे हैं। अच्छा, कब देखने के लिए? तो वो फीवर में पता नहीं इधर क्या देख रहा था, तो मेरा तो, मैं गांव में जाता हूँ, गांव में तो डॉक्टर बात पता नहीं, वो अखबार वगैरह पढ़ने के लिए यही निकल जाता हूँ बैठने के लिए। तो अब मैं बायोलॉजी का लगभग जानता हूँ अच्छी चीजें। तो अब एक पेशेंट आया बुखार वाला, तो उनका पता नहीं क्या तरीका होता है हमारे डॉक्टर का, वो ये निकाल के ये जरूर देखते हैं ऐसे, पूरा बॉडी चेक कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये ना चेक करें, तो पता क्या कर, तो ऐसे कर रहा था मैं, डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं? बोले हार्ट रेट देखना नहीं करते हो तो मैंने कहा धंधा बंद नहीं करवाना है, चलो यहाँ से उठ के ना, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि वो पता क्या करते हैं, सुनो, वो हर चीज में एक ही चीज देखते रहते हैं। जैसे उनने कह दिया कि डॉक्टर साहब जैसे पूछा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो वो एक ही बात कहेंगे, खाओ सब कुछ, अरे पूरी मत खाना, ऐसे बोल देंगे। उन्हें ये नहीं पता कि तेल वाली चीजें क्यों नहीं खाएं, ये बताओ लीवर प्रॉब्लम है क्यों है, तो होता है ठीक है, लेकिन वो बेचारे गाँव का काम बहुत कम चलाते हैं, वरना यहाँ तो अस्पताल में आके लुट जाओगे आप, पता है आपको कितना महंगा होता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, तो समझ गए, चलो कोई बात नहीं, अब आते हैं टॉपिक पे, ठीक है, ठीक। तो आप लोग ध्यान रखना है, अगर आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी से जानते हो, कुछ चीजें से जानते हो, तो मुझे लगता है कि आप लोग अधिकतर जो चीजें हैं, खाली दवाई के नाम आपको याद नहीं रहेंगे, बकाया आप लोग समझ जाओगे प्रॉब्लम क्या है, और आप लोग बड़े आराम से रिपोर्ट वगैरह आती है वो सब पढ़ सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा होता है कि कितना क्या वैल्यू होना चाहिए, नॉर्मल और कितना वैसे होना चाहिए, ठीक है। हम लोग कभी देखना, सब आपको लिखा होगा पूरा, जब ह्यूमन हो जाए तो आप समझ जाओगे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, किसी में कहाँ प्रॉब्लम है। भाई कभी होता नहीं कि अगर आप लोग पूरा पढ़ लोगे तो यही समझ जाओगे, जैसे आप लोग देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं ठीक ठाक है, फीवर भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम कोई बात कर रहे हो तो वो हंसेंगे ही नहीं, होता नहीं अंदर से टेंशन में है कोई, तो वो भी क्यों है कैसा है वो सब मैं समझाऊंगा आपको, ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा या फिर अगले पढ़ाऊंगा, हार्मोन सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम हमारी ऐसी हैं जो हार्मोन वजह से होती हैं, एक्चुअली वो हमारी गलती नहीं होती, ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो ईसीजी, बेटा ईसीजी मैंने क्या बताया था, इसमें पी वेव, क्यूआरएस और टी वेव बताया था, ठीक है। ये देखो तीनों वेव है, ये देख सकते हो आप लोग, पी वेव, क्यूआरएस और कौन से टी वेव, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ भी ये भी लिखा है कि आवाज कैसी आती है, पिप पिप लिखा है, ये ऐसी आवाज आती है, हम देखा होगा मशीन में आती है, पिप पिप भी बोलती है, देखा होगा हमने। आगे कह रहा है बेटा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये देखो ये लिखा है ग्राफिकल, कहाँ गया, दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियो ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, ईसीजी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, लिखा है बेटा ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको ये ऑब्टेन करता है, ऐसा नहीं पूरी कार्डियक साइकिल करेगा, भाई इलेक्ट्रिसिटी को करेगा। अगले क्या है, टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी है, सो इन, यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट आओ, फॉर अ डिटेल एवोल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन, आपको बोला चेस्ट रीजन पाई जाती है लीड्स वगैरह, और कह रहा है किसी का हुआ है यहाँ पे ईसीजी, किसी ने करवाया क्या, हुआ है, तेरा हुआ है, हाँ, और क्या करवाया था बताओ, किया तुमने, क्या किया था तुमने, क्या कैसे करते बताओ,
फिक्स होता है, वो गम लगाते हैं और फिर उसमें मतलब देते हैं, वो ये एक्टिविटी लगाते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कह रहा है मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन, लिखा है, ठीक है। और कह रहा है बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बोलो मत आप लोग, देखो पी वेव क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन यानी कि डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियम, और क्यूआरएस क्या करता है बेटा, डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, और ये क्या करता है टी वेव, रिपोलराइजेशन। बस इतना ध्यान रखना, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग माइंड में रखना, ठीक है। चलो अगले आता है हमारा डबल सर्कुलेशन, और इसमें मैं तुम्हें क्या बताऊं, बताओ, सब कुछ मैंने बता दिया, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊं, अपने पढ़ो जल्दी से। ये मैंने डायग्राम 1000 बार आपको बता दिया है, अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। रेस्ट ब्रीथिंग में बताया था एक बार, और 2-3 बार यहाँ पे लगाऊं। चारों चैम्बर है, कौन से लंग्स है, ये बॉडी पार्ट है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, ये क्या है, आर्टरी और वेन्स। आर्टरी वेन्स में तो डिफरेंस है, वो मैंने सब आपको लिखवा दिए, आप लोग वो टेबल पढ़ लेना और कुछ और करना। हाँ तो पंखा सही नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हैं। रेगुलेशन बेटा देखो, आप लोग रेगुलेशन देखें, चलो चलो। अभी तो आज तो गर्मी नहीं लग रही, ज्यादा लग रही है आपको, गर्मी लग रही है आज तो नॉर्मल मौसम है ना, ज्यादा गर्मी लग रही है, और ज्यादा भी लगती तो क्या कर लेते हैं, पंखा बेकार है, बेकारी है। चलो तो देखो रेगुलेशन देखें बेटा, रेगुलेशन देखते हैं। कह रहे हैं नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेट इंट्रिंसिकली यानी कि ऑटो रेगुलेटेड, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मायोजेनिक। क्या बोलते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, नोडल टिश्यू। कह रहा है स्पेशल न्यूरो सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स पार्ट ऑफ ईएनएस कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। मैंने कहा था एसएनएस क्या करता है, बढ़ाता है। और अगले कह रहा है बेटा द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयरबाय द कार्डियक आउटपुट। आप लोग बताओ क्या कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ जाएगा, जब हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो कार्डियक आउटपुट अपना बढ़ जाएगा। और कह रहा है ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो दूसरा होता है पीएसएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिग्नल। अगर ये समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है तो आप लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, प्लेटन पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लो। कह रहा है डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयरबाय द कार्डियक आउटपुट एड्रिनल मेडुलरी। मैंने कहा था हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, और उनको बोलते हैं पता है क्या, इन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा, ये बोलते हैं 3R हार्मोन, है पता आपको, फाइट फ्लाइट और फियर, इन्हें बोलते हैं 3R हार्मोन, और इनके नाम होते हैं एड्रीनेजिन या नॉर एड्रीनिन, पता है आपको, ठीक है। ये हार्मोन कब सीक्रेशन होता है, इमरजेंसी कंडीशन पे, जहां हम नहीं चाहते हैं ना हो तो वहां हो जाता है, सही है। फाइट फ्लाइट और फियर, फाइट का मतलब जब लड़ाई होती है, आपको पता होगा, आप नॉर्मल बैठे हो आराम से, बाहर से आए हो, आप सोच रहे हो मैं नहीं लड़ूंगा, मम्मी पापा को लड़ने को, ठीक है। अब भाई मम्मी पापा नहीं, मम्मी पापा की दूसरे से हो रही तो, क्योंकि खुद से होगी तो क्यों डिस्टर्ब करोगे खाली फालतू में, तो मतलब तुम पहले जाओगे फिर तो क्या होगा, क्योंकि उन दोनों लड़ाई किस पे रहती है, खुद पे रहती है। दूसरा क्या होता है, दूसरे से हो रही तो आप तो सोचोगे चलो ठीक है हो जाने दो, लेकिन एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपका एकदम से लगेगा अरे रुक अभी तो, फिर ऐसा लगता है ना, और आपको लगता है कि आपके बाल खड़े हो गए, ये वाले प्यूबिल डायलेट हो गया, हार्ट बीट तेज हो गया, आपके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, तो कहते नहीं लाल हड्डियां निकाल के, ऐसे बोलते नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि अब आपके अंदर कौन सा हार्मोन आ गया, फाइट वाला हार्मोन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन। और ये कहाँ से आता है, एड्रिनल मेडुलरी ग्लैंड से, मेडुला रीजन से। ऐसे यहाँ पर फियर, डर लगता है आपको, और जब आप डर जाओ बहुत ज्यादा तो फिर आपको पता है क्या क्या होता है, तो डर वाली कंडीशन में भी क्या होता है, यही होता है, ये हार्मोन रिलीज होता है। आप जैसे सपोज मानो आप जा रहे हो, खेत पे जा रहे हो, सपोज मानो, और बीच में आपको पता है रास्ते में क्या पड़ेंगे, सांप मान लो, शेर तो बहुत बड़ी बात है, कब्रिस्तानी पड़ जाए या जो होता नहीं मरघट, और रात में आपने बुला लिया तो आप क्या करोगे, मर गए कहाँ जा रहे हैं, पीछे देखते नहीं, बात पीछे देखना एक बार, तो आने रहा है, अगर आपने एक बार पीछे देख लिया तो आपको डर बढ़ जाता है, हो जाता है, पता है तो होता है, कुछ चीजें होती हैं, डर तो डर है भाई, क्या करोगे, डर तो लगता है, तो डर के आगे ये तो क्या है, कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है कि हाँ कहीं ना कहीं हमारा हार्ट बीट तब भी बढ़ जाता है, तो उस टाइम में भी कौन सा हार्मोन होता है,
इमरजेंसी हार्मोन, ये सबकी बात करूंगा मैं, टेंशन ना लो आप लोग। आपकी बॉडी में अगर कोई भी चेंजमेंट आता है तो वो आप लेके नहीं आते हो। मैंने आपसे एक बात कहा था बेटा, मैंने क्या कहा था कि आपकी मर्जी से पत्ता भी नहीं हो सकता है। आपको जो तो आप हंस रहे हो वो भी हंसा रहे हैं आपको, मैं हंसा रहा हूँ, समझ रहे हो। वरना अगर जो बच्चे यहाँ पे नहीं आए हैं, बाहर होते हो, क्या आप हंसते नहीं हंसते ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बॉडी कंट्रोल होता है वो हमारे इन्वायरमेंट से होता है, हमारे हाथ में कुछ भी। तो मैंने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि आप लोग जो काम होता है तुक्के से होता है। कैसे होता है? तुक्के से। चलो ठीक है, वही बात करेंगे। अब डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं, ठीक है, वरना टाइम हो जाएगा आप लोगों का। अगर बेटा हम डिसऑर्डर की बात करें तो पहला होता है हाई ब्लड प्रेशर। ये बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी को हाई बीपी हो जाए तो इसका मतलब क्या है, 120/80 से क्या हो जाएगा, ज्यादा। और 120/80 ज्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, हाई बीपी। अगर ब्लड प्रेशर इसके ज्यादा हो जाए, आप लोग सोचो, खुद सोचो, किडनी इफेक्ट करेगा, ब्रेन हमारा इफेक्ट होगा। आपने देखा होगा हाई बीपी में लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी ना एक्टिविटी करने लगते हैं, टाइप की, वो होता है हाई बीपी। लो बीपी का मतलब होता है उनकी बॉडी में खुद ही एनर्जी नहीं रहती है, दूसरे क्या करेंगे, है ना। हाई लो बीपी क्या होता है, खुद ही कहने चक्कर से आ रहे हैं, पता नहीं कर रहे हैं। तो ये लो बीपी और हाई बीपी का मतलब क्या होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा या फिर कम हो जाए। और नॉर्मल जो होता है वो होता है 120/80। और मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, 120 जो होता है वो होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक। ये सबसे अच्छा मुझे जो प्रभावित किया था, एक सीन ने किया था, आपने एक मूवी देखी होगी वेलकम बैक, ठीक है, आपने मूवी देखी वेलकम बैक, ठीक है, देखिए। तो क्या होता है, नन्ना पाटेकर को गुस्सा वाला दिखाया गया उसमें, कहते नहीं कंट्रोल मजनू कंट्रोल, डायलॉग होता है। तो उसकी सिस्टर होती है, वो अपने वो एक बॉयफ्रेंड होता है, उसको लेके आती है उस घर पे। तो उसे चाहिए होता है वो सीधा लड़का, मतलब सीधा बना के लाती है। कभी कभी भैया के सामने बोलना मत, सिर्फ सपना कर, ठीक है सर। अब वो जो होता है लड़का, वो होता है वो थाई फाई वाला, मतलब गुना टाइप का। तो क्या होता है कि वो कुछ बोलता है, पूछता है, तो वही जो आदमी जैसा होगा वो उसके मुंह से बात तो वैसी निकलेंगी थोड़ी बहुत, तो वो समझ जाता है ना। उसका बीपी जब हाई होता है, जो मीटर होता है, मीटर जो बढ़ता है जिसमें 120 ऐसे बढ़ता रहता है, वो पूरा टूट जाता है, इतना गुस्सा आता है, समझ रहे हो। आपने देखा होगा शायद सीन, देखा है, वो एकदम ब्रेक होता है, एकदम सवाल कर जाता है मीटर। तो वो मुझे बहुत प्रभावित किया उसने सीन है, ठीक है। तो 120 होता है सिस्टोलिक और दूसरा 80 कितना होता है बेटा, डायस्टोलिक। मैंने कहा था सिस्टोलिक का मतलब होता है ब्लड को भेजने वाला प्रेशर, और डायस्टोलिक मतलब लाने वाला। आर्टरी पे लगेगा सिस्टोलिक और वेन्स पे लगेगा डायस्टोलिक, ठीक है, ओके। तो आप ये समझ गए बेटा, ये यही लिखा है हाइपरटेंशन। अगर देखो एक बात और सुनो, जो चीज हाई सीरियस होता है उसको बोलते हैं हाइपर, और जो लो होता है उसको बोलते हैं हाइपो। तो हाइपर सीरियस का मतलब ज्यादा, और टेंशन लिखा है तो उसका मतलब भाई ब्लड प्रेशर, तो हाइपरटेंशन, ठीक है। इन टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल 120/80। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी प्रेशर इज द सिस्टोलिक और पंपिंग। मैं लिखा था, बताया था आपको, बहुत बार बता दूंगा। 80 कितना होता है बेटा, डायस्टोलिक और रेस्टिंग। इफ रिपीटेड चेक आउट ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90, तो ये क्या रहेगा, ज्यादा नहीं है क्या, ज्यादा है, इसका मतलब ये कैसा है, हायर। इट्स सो हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। और कह रहा है हाई ब्लड प्रेशर में क्या होगा, हमारे वाइटल ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, ब्रेन और किडनी। अब कुछ सोचो बेटा, किडनी का काम क्या होता है, फिल्टर करना ब्लड को, अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब वहां पे ब्लड जाना चाहिए कितना, 120, मान के चलो आप लोग 1125 ml पर मिनट जाना चाहिए, 1 मिनट में 1125 ml जाना चाहिए किडनी के लिए, जो नॉर्मल कंडीशन में जाता है, तब बता रहा हूँ। अब 1125 जगह जा रहा है 1500, तो किडनी भी क्या करे, उसे फिल्टर करना है, उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, क्या पड़ेगा, लोड पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखना, हमारी बॉडी में ऐसा होता है, बॉडी में नहीं, कहीं भी आप कोई चीज सोच सकते हो या समझ सकते हो। अगर ऐसा नहीं कि आपका सोचो ब्लड ऐसे, अगर कोई चीज हमारी बॉडी में ज्यादा हो रही है तो बीमारी हो रही है, नहीं, अगर कम होगी तब भी बीमारी होगी। मतलब हर चीज नॉर्मल कंडीशन में रहनी चाहिए। जैसे हार्मोन है, अगर कोई बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है तब भी प्रॉब्लम है, अगर कम हो रहा है तब भी प्रॉब्लम है, नॉर्मल कंडीशन रहनी चाहिए। समझ गए आप लोग, ठीक। तो ये दूसरा डिजीज आता है बेटा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कौन सा होता है, आप लोग बताओ सबसे पहले मुझे, कोरोनरी नाम से आपको क्या समझ में आया, कोरोनरी, इससे समझ में चाहिए आपको हार्ट। मैंने कहा था हार्ट वाला पोर्शन में जो भी लिखा होगा वो कोरोनरी नाम से लिखा होगा।
तो कोरोनरी आर्टरीज का मतलब है कैड, CAD बोलते हैं इसको। जब हमारी हार्ट को प्रॉपर सप्लाई ना, ब्लड ना पहुंच ना पाए तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और दूसरा है वो कब नहीं पहुंच पाएगा, जब वो आर्टरी ब्लॉक होने लगेगी। क्या होने लगेगी, ब्लॉक, मतलब उसकी जगह पे कोई रास्ता आ जाएगा और वो आर्टरी का ल्यूमेन क्या हो जाएगा, नैरो, और नैरो हो जाएगा। देखो एक बात आपको पहले समझ लो, कह रहा है कोरोनरी आर्टरी ऑफन रिफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। अब हार्ट मसल लिखा है यहाँ पे, बॉडी पार्ट नहीं लिखा है, ध्यान रखना कि कोरोनरी लिखा है, कोरोनरी का मतलब होता है हार्ट। सही है, जैसे मैंने बताया था कोरोनरी पोर्टल सिस्टम, बताया ना आपको, हार्ट टू हार्ट ब्लड जाता है, जब हार्ट अपना ही ब्लड को अपनी मसल्स को भेजता है, उसको बोलते हैं कोरोनरी पोर्टल सिस्टम। अगले देखो, कह रहा है इट इज कॉल्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू व्हिच मेक द लीवन ऑफ आर्टरी नैरो। मतलब सुनो, अगर कोई आर्टरी है और बेटा यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेट हो रहा है ऐसे, तो बताओ इसका रास्ता नैरो नहीं हो गया, पतला नहीं हो गया, और पतला हो गया ब्लड पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, प्रॉब्लम होगी हार्ट के लिए। आपने एक बात और बताऊंगा आपको, आपने 3 नाम सुने होंगे, एक सुना होगा हार्ट अटैक, बल्कि तुमने तो एक ही सुना होगा हार्ट अटैक, कहते नहीं हार्ट अटैक पड़ गया, बात खत्म। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कंडीशन होती है 3, हार्ट अटैक नहीं पड़ता है कंडीशन में। एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है हार्ट फेलियर, और एक होता है कार्डियक अरेस्ट। जो आपने वो कंडीशन देखी जब कोई डांस कर रहा है, डांस करते करते मर गया, डेथ हो गई, या कोई भाई कोई अचानक से कभी एकदम सो जाता है, 1 सेकंड नहीं लगता, वो होता है कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक नहीं होता है। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में दोनों में आदमी को बचाया जा सकता है, अगर, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ 10-15-20 मिनट मिल जाएंगे जिसमें आदमी को आराम से बचाया जा सकता है। ये कंडीशन वैसी है, आप लोग बताओ, ये CFL है जो सामने, ये कौन कौन सी कंडीशन पर नहीं चलेगी बताओ, 3 कंडीशन पे। पहली कंडीशन, इसको इलेक्ट्रिसिटी ना दी जाए तब भी ये नहीं चलेगी, सही है। दूसरा, अब उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये CFL तो ठीक है ना, CFL ठीक है, लेकिन जल नहीं दी फिर भी। दूसरा कंडीशन होता है कि इसका मैं तार काट दूं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है, CFL भी ठीक है, लेकिन बीच में क्या कट गया तार, तब भी ये नहीं चलेगी। और तीसरा कंडीशन होगा कि ये खुद ही बेकार हो जाए, CFL ही बेकार हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी सही है, वायर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये खुद से क्या हो गई, बेकार हो गई। यही हमारे हार्ट का हिसाब होता है। जो तुम्हारा कार्डियक अरेस्ट होता है उसका मतलब होता है कि हार्ट बिल्कुल से स्टॉप बीटिंग कर दे। अब हार्ट ही बेकार हो गया, क्या हो गया, हार्ट बेकार हो गया किसी वजह से, सही, लेकिन उसने स्टॉप बीटिंग कर दी, तो उस टाइम पे ना तो बचाने का प्रयास कर सकते हो, ना तो अस्पताल ले जाने का फायदा है, पता ही नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर आदमी चला जाएगा। आपने बहुत सारे केस सुने होंगे, सुने, वीडियो देखी होंगी, मैंने एक वीडियो देखी थी, वो डांस कर रहा था, तुरंत एक्सपायर हो गया। तो वो कौन सी कंडीशन होती है, कार्डियक अरेस्ट वाली। हार्ट अटैक वाली होती है जब बेसिकली हमारी जो मसल्स होती हैं, जो हार्ट के मसल्स, उनको पहली बात तो ब्लड ना पहुंचे प्रॉपर, क्या ना पहुंचे, ब्लड ना पहुंचे, और दूसरा ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी, और दूसरा हम बोल सकते हैं कि ऐसे नोट प्रॉपर वर्क ना करे, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना हो सही से। तो वो कंडीशन में कहते नहीं कि फर्स्ट अटैक आया था ऐसे बोलते हैं, फिर दूसरा आएगा, तीसरा बाद में खत्म हो जाएगा, वो ये इसलिए कहते हैं कि अगर ऐसे नोट एक बार चलो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में आया है, डॉक्टर के पास ले गए, उसने, आपने देखा होगा स्टैंड आ देते हैं, अपने नाम सुना होगा स्टैंड, डॉक्टर के पास जाकर ऑपरेशन हुआ, 2-3 लाख रुपए हुआ, सही हो गया। अगर दूसरी बार बेकार होगा बेटा तो वो फिर डैमेज होने लगेगा, और तीसरी बार का मतलब ऐसे मानो कि क्या सही करेगा डॉक्टर, वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। तो इसका मतलब समझ गए आपको, हार्ट अटैक कंडीशन। और हार्ट फेलियर का मतलब होता है जब हमारी हार्ट की मसल खुद ही डैमेज होने लगे, वो भी यही कंडीशन होता है। जैसे कैड हो गया, उसके बाद हल्के हल्के वो हो जाएगा, सही है। तो किसी भी डिजीज को लेके, लेकिन जो स्टॉप बीटिंग करता है हार्ट हमारा, वो कंडीशन होती है कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, जिसमें आदमी तुरंत डेथ हो जाता है। यानी कि हार्ट अटैक के बाद कंडीशन आती है, वो आती है कार्डियक अरेस्ट वाली, अगर किसी आदमी की डेथ हो रही है तो, समझ गए। तो इसके बाद पढ़ लेते हैं। दूसरा देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एंजाइना, इसका मतलब होता है चेस्ट पेन, जब दर्द होता है हार्ट में, क्या होता है, दर्द। दर्द कौन सा वाला समझ रहे हो, इट इज आल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, अ सिम्पटम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, लिखा है, अपीयर व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। अब आप लोग बताओ, अगर ये होगा तो क्या ये नहीं होगा बाद में, क्योंकि जब हार्ट की मसल्स जो ब्लड लेके आ रही है, वेसल्स, वो नैरो हो गया, तो क्या ये नहीं होगा, ऑक्सीजन कैसे पहुंच पाएगा। तो कह रहा है बेटा, रीचिंग द हार्ट मसल, एंजाइना कैन अकर इन अ मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, बट इट इज मोर कॉमन, क्या होता है, मिडिल एज एंड
एल्डरली बच्चों में नहीं होता ऐसा, बड़ों में होता। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड फ्लो की कंडीशन में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो सकता है चेस्ट पेन हो सकता है। ये भी कंडीशन नॉर्मल है, इसमें भी आदमी बच सकता है अगर वो सोचे तो सही हो सकते हैं। अगले लिखा हुआ है बेटा हार्ट फेलियर, क्या लिखा हुआ है हार्ट फेलियर। यहाँ देखो क्या है, जो कह रहे हैं हार्ट फेलियर मींस द स्टेट, वो स्टेट क्या कर रहा है इसमें, हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। हार्ट फेलियर का मतलब बता रहा है कि जो हमारा हार्ट है वो सही से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, जिससे हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। ये बात समझे आप लोग। अगले कह रहा है इट इज समटाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज congestion of the lungs is one of the main symptom of this disease. Heart failure is not the same as cardiac arrest. अब cardiac arrest का मतलब बता रहा है कि जब क्या होता है बेटा, हार्ट स्टॉप बीटिंग कर देता है। और तीसरा कह रहा है हार्ट अटैक जब होता है जब when the heart muscle is suddenly damaged by inadequate blood supply। तो तीन कंडीशन है, देखो पहले सुनो। हार्ट अटैक का मतलब हमारी जो हार्ट होगा उसकी मसल्स डैमेज होने लगे, पहला। कार्डियक अरेस्ट का मतलब जब स्टॉप बीट हो जाए, और हार्ट फेलियर का मतलब जब हार्ट प्रॉपर ब्लड को ऑक्सीजन को ना पहुंचा पाए पूरी बॉडी पार्ट के लिए। ठीक है, तीनों कंडीशन समझ गए। वो ऐसा ऑप्शन दे सकता है, आपको ध्यान रखना है। हार्ट फेलियर मैंने क्या बताया, जब प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड को, जिससे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही हमारे अदर बॉडी पार्ट को। सही है। अब ये यहाँ पे ये भी लिख रहा है, इसका एक रीजन ये हो सकता है कि हमारे लंग्स बेकार हों। जब लंग्स से ऑक्सीजन आएगी नहीं तो हार्ट अटैक करेगा। वो तो बेचारा अपना काम कर ही रहा है, लंग्स से ही नहीं आ रही तो क्या करोगे, तुम सांस रोक के रख लो तो क्या होगा, हार्ट कहाँ से काम करेगा, हार्ट तो बीट करता ही रहेगा लेकिन फ्लो ही नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ व्यवहार लिखी हुई, ध्यान रखना। तो हार्ट फेलियर का मतलब जब ऑक्सीजन प्रॉपर ना पहुंच पाए किसको, बॉडी पार्ट को। दूसरा कह रहा है हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है, जब खुद की मसल डैमेज होने लगे। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब स्टॉप बीट कर दे तो उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। हो गया क्लियर चैप्टर। तो ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर, ठीक है। अभी नहीं पढ़ेंगे, कल ही पढ़ेंगे। चलो ये हो गया, अच्छा रहा। कल से हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, एस्केटरी सिस्टम। एक बात ध्यान रखना है, एस्केटरी सिस्टम में हम छुट्टी मत करना, मैं बता रहा हूँ। वो थोड़ा सा अलग चैप्टर टाइप का है, वरना हम समझ नहीं आएगा कहाँ से बात चल रही है। चलो ठीक है, अब हम